everyone. हेलो एवरीवन. थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था. दो बार मैंने क्लास स्टार्ट किया. लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं. अब सही है क्या? हेलो साउंड ठीक है? हेलो साउंड ठीक है? अब परफेक्ट है. ठीक है. एवरीथिंग इज गुड राइट नाउ. सो नाउ वी कैन स्टार्ट. वी आर रेडी टू स्टार्ट इट. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग. और आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं. केमिकल बॉन्डिंग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग. ठीक है. केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे. और आज हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है गाइस. तो दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर. आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर. 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है. करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूं मैं. केमिस्ट्री पढ़ाता हूं जेई, नीट, बिटसेट और कॉमेट के बच्चों को. ठीक है. अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट आपको मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है. और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आपको दी जाती है. ठीक है. आप बिजेंद्रा कोड लगा के अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां 12 महीने का आपको 38,115 लगता है. ये कोड यूज करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है. ठीक है. और पर्सनल गाइडेंस भी देता हूं मैं. ठीक है. तो आप ये कोड जरूर लगाएं जब भी आप अनअकैडमी पे जाएं. और साथ ही साथ 12 महीने का आइकॉनिक लेते हैं तो 58,500 लगता है. और आइकॉनिक में आपको 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाती है. कोड आपको क्या लगाना है? बिजेंदरा. 24 महीने का आइकॉनिक में 90,000, यहाँ 24 महीने का 55,440 लगता है. ठीक है. अब आपको दिखाते हैं अनअकैडमी का रिजल्ट. अनअकैडमी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है. और आप देख सकते हैं अनअकैडमी के स्टूडेंट ने जेई एडवांस में अपना परचम लहराया है. और AIR 20, 21, 34, 75, 131, 143, 197, 204, 245, 265 और 284 और साथ ही साथ 297, 324, 335, 367 और 391, 499. इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है. रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है. ठीक है. ओके. और आप देख सकते हैं यहां पर हेड स्टार्ट टू योर ITJ प्रिपरेशन. आपको 30 तारीख को एक इवेंट हो रहा है आपके लिए. 10 बजे से शुरू होगा. आपको इसमें इनरोल कर सकते हैं. अनअकैडमी के ऐप पर होगा, फ्री में होगा. आप बिजेंद्रा कोड लगा के इनरोल कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है. और यहाँ पर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, काउंसलिंग, एकेडमिक प्लानिंग, बहुत सारी चीजें मिलेंगी. ठीक है. जर्नी एंड लाइफ ऑफ एन IITian, एनीवन कैन बी टॉपर, हाउ टू क्रैक JEE, blueprint by top educator, strategy for JEE 2022, how to balance between board exam and JEE preparation, importance of PYQs and mock test. और आप T20 टेस्ट सीरीज में भी डेली पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूजिंग द कोड बिजेंदरा. ठीक है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है. ठीक है. अब आपको मैं अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बताता हूं कि अनअकैडमी के कौन कौन से बैचेज अभी आपके लिए चल रहे हैं. तो अगर हम बैचेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए इतने सारे बैचेस चल रहे हैं. ड्रॉपर के लिए ये ड्रॉपर बैच आपका आज से ही शुरू हो रहा है. ये बैच भी आज से शुरू हो रहा है. एक्सेल बैच ड्रॉपर के लिए एक और आज से शुरू हो रहा है. ये इंग्लिश का बैच आज से शुरू हो रहा है. एक 2.0 एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए ये 27 तारीख से शुरू होने वाला है. क्रैश कोर्स 2.0 27 तारीख से शुरू होने वाला है. इसके साथ साथ एक ऑफर आया हुआ है अनअकैडमी का, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा. ठीक है. ऑफर्स आप लोग देखिएगा. ये ऑफर है, अनअकैडमी का ऑफर आया हुआ है. ऑफर में क्या है? अगर आप क्लास 9-10 के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर अनअकैडमी 61,000 में 2 साल का फाउंडेशन और 4 साल का IIT JEE का कोर्स दे रहा है. ठीक है. तो ये बहुत ही सस्ता है. उसके अलावा CBSE प्लस IIT JEE क्लास 9-10 के बच्चों के लिए अगर आप 68,000 पे करते हैं तो 4 साल का IIT JEE और 4 साल का CBSE का कोर्स मिल रहा है. ठीक है. इसके अलावा आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो जरूर करें. 4 बजे से मेरा वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास होता है डेली. तो आप क्लास में जरूर आएँ. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देखिए. और
आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी फीचर यूज करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको डाउट एंड सोल्यूशन पे क्लिक करना है, टेक ए पिक्चर पे क्लिक करना है, क्रॉप करके सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर देना है, फटाफट आंसर आ जाता है। ठीक है। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट इन सिंगल इमेज, डू नॉट पोस्ट हैंडरिटन क्वेश्चन, ब्लर्ड इमेज और इनकम्प्लीट सवाल। और गाइस बैचेस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। T20 टेस्ट सीरीज हो रहा है, 30 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको करने हो रहे हैं 6:30 से 7 PM के बीच में। यहां भी आप मेरा कोड लगाएं और T20 टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें। अब चलिए हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हम शुरू कर रहे हैं और उसके पहले थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ जाएं। ठीक है, चलिए तो मैं भी शेयर कर देता हूं, आप भी शेयर कर दीजिए। ये लीजिए, क्लास शुरू हो चुका है। एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए थोड़ा और शेयर कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए शेयर हो गया है, अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। शुरू किया जाए लेक्चर को। ठीक, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, कौन सा कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है। तो पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड क्या है, व्हाट इज बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड के बारे में जानिए कि बॉन्ड एक फोर्स है, इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है विच होल्ड्स टू एलिमेंट्स एटम्स मॉलिक्यूल के बीच में भी लगता है, मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ठीक है, ए और बी है आपके पास, ए और बी को एक साथ पकड़ के रखता है। ये एक ऐसा फोर्स है जो ए और बी को एक साथ पकड़ के रखता है। ठीक है, तो इस बॉन्ड क्या है, एक फोर्स है, इस भी चीज को समझना है। और यहां पे जो फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होगा। ठीक है, वो चार्ज के बीच में लग रहा होगा। तो इतनी बात आपको थोड़ा समझ में आई, बॉन्ड क्या है। ठीक है, अब बॉन्ड अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग केमिकल बॉन्ड स्टार्ट किए तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड है। एक पहला बॉन्ड होता है आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा मेटल के बीच में होता है मेटेलिक बॉन्ड,
वांडरवाल फोर्स लगता है, ये भी एक बॉन्ड ही है कह सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आयन डिस्पर्स वो भी बॉन्ड है। इतना काम चलाइए आप। तो देखिए बॉन्ड क्यों बनता है, इतने टाइप के बॉन्ड क्यों बनता है। पहले बॉन्ड बनता है, मान लीजिए ए है, ये बी के साथ जाके जुड़ जा रहा है। क्यों जा रहा है, कोई किसी के पास क्यों जाता है, ये खुद में अनस्टेबल है, ठीक है। इसको किसी चीज की चाहत है, ठीक है, और ये भी अनस्टेबल है, ठीक है। आप समझिए कि ये दोनों पास जाके एक दूसरे की चाहत को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी चाहत एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और इसके पास एक कम है तो चाह रहा है किसी एक से इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो ये लेना चाह रहा है, ये देना चाह रहा है, तो दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी ना। तो ये तो एक बॉन्ड बन जाएगा ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। इधर क्या थे, ये अनस्टेबल थे। कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में तभी जाता है जब वो अनस्टेबल से स्टेबल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। तो बॉन्ड जब भी बनेगा, बॉन्डिंग जब भी होगा, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी। ये जबरदस्ती इधर नहीं जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। इनको कोई धक्का मार के नहीं भेज रहा है कि तुम पास में आ जाओ, जबरदस्ती ऐसे नहीं कर रहा है कि तुम साथ में उनको रहना ही रहना है। एक दूसरे के साथ क्यों रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं क्योंकि एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहां पर इस सिस्टम में अगर आप बात कीजिएगा तो ये सिस्टम खुद हो रहा है। जो भी सिस्टम खुद होता है ये स्टेबल हो रहा है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है कि इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई है, और इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी लो है, ठीक है। तो एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना, आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इधर एनर्जी ज्यादा थी, इधर कम हो गई, तो बाकी एनर्जी गई कहाँ, इधर एनर्जी अगर E2 थी, E1 थी, इधर E2 हो गई। तो आपकी जो एनर्जी मिली, कौन सी एनर्जी, E2 माइनस E1, ये अगर आप लिखेंगे E2 माइनस E1, ये कहाँ गई, ये इन्वायरमेंट को मिली, ये हम लोगों को मिल गई। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और ये डेल्टा एच आएगा, ये क्या आएगा, डेल्टा एच की वैल्यू होती है E2 माइनस E1, फाइनल एनर्जी माइनस निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस रिएक्शन से हमको ये चीज पता चल गई यहां से कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड जब भी बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, ए प्लस बी, या आप यूं कह ले A2B, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, अभी फिलहाल रुकिए। A प्लस बी से बन रहा है AB, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू x है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ना है, देखिए इसकी एनर्जी E1 थी, इसकी E2 थी, तो आपने इन्वायरमेंट को दे दिया था क्या, E2 माइनस E1। अब इसको दोबारा आप A और B में अलग कर रहे हैं, तो ये जब इन्वायरमेंट में अलग रहेगा तो इसको पुरानी एनर्जी फिर से चाहिए, तो जो E2 माइनस एनर्जी निकली थी वही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक और चीज होता है कि बॉन्ड जब भी आपको तोड़ना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो स्टेटमेंट यह है कि किसी भी बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी निकलती है उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी देनी पड़ती है। आई बात समझ में, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगा आगे केमिकल बॉन्डिंग को समझने में, ठीक है। आगे ही समझ में इतनी बात, ये जो 2 पेज पे मैंने बताया। बताइए A प्लस बी साथ क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों अनस्टेबल हैं। कभी भी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप क्यों करते हैं, अकेले किसी का काम नहीं चल रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप क्यों करते हैं, क्योंकि अकेले वो काम नहीं कर पा रहे, वो साथ आना चाहते हैं ताकि मिलकर अच्छे से काम करें। तो पहले वो अनस्टेबल थे, परेशान थे कि अकेले काम नहीं हो रहा है यार, फिर कोई और आ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। समझ रहे हैं, इस चीज को समझिए, आप रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बंदा बंदी का एग्जाम्पल मैं देता नहीं हूँ, नहीं तो बहुत अच्छे से समझा सकता था मैं इस चीज को आपको, ठीक है। 2 लोग शादी क्यों करते हैं, अकेले अनस्टेबल हैं, जब शादी हो जाती है तो स्टेबल हो जाते हैं, समझ रहे हैं, शादी होने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। दोनों चाहते हैं शादी करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का चाहता है सिर्फ लड़की चाहती है, दोनों चाहते हैं ना।
दोनों की अपनी अपनी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं शादी के बाद, ठीक है। दोनों एक दूसरे की जरूरतें के लिए ही शादी करते हैं, ठीक है। अकेले वो खुश, अकेले नहीं, अकेले अनस्टेबल है, साथ में आके स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, तो शादी होती है, वहां भी एक बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से आप बॉन्डिंग को फील कीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री के भाषा में, रियल लाइफ के भाषा में, दोनों तरीके से इसको आप फील कीजिए। और जो लोग लेक्चर देख रहे हैं थोड़ा कमेंट भी कर लीजिए। जो लोग लेक्चर देख रहे हैं थोड़ा कमेंट। आवाज ठीक ही है, ऐसा लगता है कोई कमेंट नहीं कर रहा है तो भाई आवाज ही नहीं जा रही है क्या? ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है ये क्या है भाई? देखिए, दो लोग पास आ रहे हैं तो अलग अलग कंडीशन होते हैं लोगों के पास आने के, ठीक है। दो एटम पास आ रहा है तो अलग अलग कंडीशन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कहीं ऐसा केस है कि कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, एक लेना चाह रहा है, तो ले लिया। अब कोई ऐसा दो एटम है जो पास तो आना चाह रहा है, लेकिन वो किसी को इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पूरा दे नहीं सकता है, ना वो पूरा ले सकता है, तो शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा एटम आपको मिल जाता है, ऐसा एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास ज्यादा है, तो मैं पूरा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, चलो मैं ही दे देता हूं, ठीक है, और बॉन्ड बना लेता हूं। ऐसा होता है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जो मेटल के बीच में बनता है उसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स एक वीक फोर्स है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनता है। तो आपके मेन तीन ही टाइप है, ठीक है। अगर बॉन्ड्स के टाइप देखेंगे तो ये तीन ही है। ये तीनों को हम काफी आसानी से समझा सकते हैं। देखिए क्या होता है, तीनों को लिखते हैं आयोनिक, ठीक है, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होगा पूरा इलेक्ट्रॉन का। मतलब एक Na पॉजिटिव बनेगा, Cl माइनस बनेगा, मतलब Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बन गया, Cl ने इसको ले लिया, पूरा ले लिया, पूरा ले लिया, आयन बना। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयन के बीच का बॉन्ड है, तो ये Cl माइनस बन गया, ठीक है। Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया? Cl माइनस। तो यही वाला इलेक्ट्रॉन Cl ले लिया, तो अभी Na प्लस और Cl माइनस के बीच में बॉन्ड बनता है। तो ये आयन के बीच का बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अब मान लीजिए कोई हमको ऐसा मिला जैसे कार्बन मिला और हाइड्रोजन मिला, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन मिला, अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही होता है। 4 और चाहिए, ऑक्टेट पूरा करना होता है, सब ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ऑक्टेट पूरा करना। तो यहां पर ऑक्टेट, आप अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो क्या होता है, 3s1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको ऑक्टेट पूरा हो गया, 2p6 हो गया, ठीक है। Cl माइनस एक गेन करके ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है। तो ये रूल है कि जो ऑक्टेट पूरा कर लेता है स्टेबल हो जाता है। इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, और हाइड्रोजन का अपना डुएट पूरा करना है। हाइड्रोजन एक ऐसा सिंगल डुएट पूरा करता है कि उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? हीलियम है। तो अब हाइड्रोजन आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन आएगा। अब देखिए यहां पे क्या कंडीशन है कि ये आपका जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ले सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो आयनिक बन जाता, तो ये शेयरिंग करता है, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है, ऐसे ऐसे शेयरिंग कर लिया, समझ रहे हैं। तो शेयरिंग हो गया, पूरा लेन देन नहीं हुआ, शेयरिंग हो गया कि चलो भाई ये इलेक्ट्रॉन था, ये तुम्हारे पास था, ये मेरे पास था, मुझे भी एक चाहिए, तुम्हें भी एक चाहिए, तो तुम ये हाइड्रोजन क्या करो कि तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ शेयरिंग कर लो। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक है। जैसे यहां पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो अब इलेक्ट्रॉन किसका था? सोडियम का था। लेकिन अब यहां पर इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया है उस पे सोडियम का कोई हक नहीं बनता है, उसने दे दिया है, पूरा ट्रांसफर हो गया है, क्लोरीन ले लिया है। अब सोडियम चाहेगा कि वापस हमको दे दो तो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। लेकिन यहां पे जो शेयरिंग हुआ, इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये टर्म बार बार यूज होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दोनों का है, ये कार्बन का भी है, हाइड्रोजन का भी है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों का है, समझ रहे हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन भी दोनों का है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन दोनों का होता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां बनता है जैसे मान लीजिए NH3 है, तो NH3 में आपको पता होगा कि यहां पे एक लोन पेयर होता है। अब यहां से H प्लस आया, ये बॉन्ड बनाना चाह रहा है, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, कोई छीन लिया इसका इलेक्ट्रॉन, गरीब बेचारा H प्लस, ठीक है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कहां से देगा भाई, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है।
तो नाइट्रोजन बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं ही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, हम बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही दे देता है और इनके बीच का ये बॉन्ड बन जाता है, समझे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा कौन? नाइट्रोजन, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही स्पेसिस दे रहा होता है, कोई एक ही एलिमेंट दे रहा होता है। तो ये तीनों का एक बेसिक डिफरेंस आपको यहां पे समझाया गया है। बताइए समझ में आया? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड को डिटेल में देखते हैं। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आयंस के बीच में बनता है। आयंस में हम क्या बोलेंगे? कटायंस और एनायंस। ठीक है, कटायन क्या होता है इधर देखते हैं। जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लूज करके Na++1 इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ये कटायन है, पॉजिटिव चार्ज वाला, ये क्या आपका कटायन है। ठीक है, और एनायन जैसे Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बन गया, तो क्या बन गया? एनायन। ठीक है, तो कटायन और एनायन के बीच का बॉन्ड है। और इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टर्म है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर थोड़ा जनरल भाषा में बात करें तो हम लोग इसको इस तरह से बात कर सकते हैं कि आपका एक A पॉजिटिव होता है और एक B निगेटिव होता है। तो ये बॉन्ड कब ज्यादा अच्छे से बनेगा? कि जब A इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा हो आराम से, कि ले लो भाई ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो जो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा ना? जो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा। ठीक है, मतलब कटायन एक स्पेसिस का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, और जो लेगा ए तो देना ऐसा क्या होना चाहिए यहां पे कि कटायन इजीली बने, तो क्या होगा? ए जल्दी इलेक्ट्रॉन दे, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा, और एनायन भी इजीली बने, मतलब वो लेना चाह रहा हो। ठीक है, बी क्या हो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा हो, मतलब ए जितनी शिद्दत से देना चाह रहा है बी उतनी शिद्दत से लेना चाह रहा हो, तब ना बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझिए बात को। जैसे अब वो कह रहा है अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे पैसा तो है नहीं कि आप उसको जमीन पे फेंक दीजिएगा, हवा में उड़ा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास ही रहेगा, समझ रहे हैं? यहाँ पे केस अलग है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो लड़के खड़े हैं और ये पैसा देना चाह रहा है तो वो लेना नहीं चाह रहा तो फेंक देगा, मतलब फेंक दिए, नहीं लेना मत लो, हमारे पास एक्स्ट्रा हम फेंक देंगे। ठीक है, मान लो किसी को पैसे से प्रॉब्लम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से प्रॉब्लम, पैसे से प्रॉब्लम है, तो यहां पे कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन से प्रॉब्लम है ए को, ए इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है लेकिन कोई लेने आएगा तभी ना देगा, ऐसे हवा में नहीं फेंक सकता इलेक्ट्रॉन को। तो बी उतनी शिद्दत से लेना चाह रहा होगा तब ना वो लेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा बी ज्यादा शिद्दत से लेना चाह रहा होगा, मतलब बी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा। तो आयनिक बॉन्ड का दो कंडीशन बन गया हमारे पास। दो कंडीशन क्या हुआ? कंडीशन नंबर 1 कि कटायनिक जो स्पेसीज है, ठीक है, कटायन का स्पेसीज है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? हाई। गलत, लो होना चाहिए। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। ठीक है, लो होना चाहिए। ठीक है, और एनायन इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए, मतलब एक देना चाह रहा हो एक लेना चाह रहा हो। ठीक है, तब जाके बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब आयनिक देखिए, अब यहां पर हम लोग कटायन एनायन बना दिए, Na+ बना दिए, Cl- बना दिया। अब इनके बीच में फोर्स लगेगा ना? ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा? K(Q1Q2)/r²। ठीक है, और ये दोनों पास बुलाएंगे। ठीक है, पास आएंगे ना? ठीक है, तो गाना गा सकते हैं पास बुलाती है, तो ये दो एक दूसरे को पास बुलाएंगे। तो ये पास बुला रहे हैं, समझिए इस बात को, ये पास बुला रहे हैं, खुद पास आ रहे हैं, तो ये क्या है? सिस्टम है। तो इस प्रोसेस में कौन काम कर रहा है? सिस्टम इज डूइंग द वर्क, सिस्टम इज डूइंग द वर्क, सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, अब कोई काम करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? जो काम करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? घटेगी, डिक्रीज करेगी ना? तो यहां पे सिस्टम काम कर रहा है तो इसकी एनर्जी घटेगी। ठीक, आप काम करेंगे तो आपकी एनर्जी कम होगी ना भाई, तो एनर्जी आपकी कम होगी। यहां पे ये दोनों काम करें, इसकी एनर्जी कम होगी।
इसकी एनर्जी जब कम होगी तो एनर्जी किसको मिलेगी? वो एनर्जी किसको मिलेगी? सराउंडिंग को मिलेगी, हमको मिलेगी। ये सिस्टम काम कर रहा है तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका डेल्टा एच निकालोगे जिस जो होता है E2 माइनस E1, तो पहले इसकी एनर्जी E1 थी, बाद में E2 हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इतनी एनर्जी तो निकलेगी, तो डेल्टा एच निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पास आएंगे तो एक लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा एक लैटिस बनेगा। ठीक है, देखिए ऐसा एक लैटिस बनेगा NaCl का। ठीक है, और सॉलिड बन जाएगा, लैटिस सॉलिड बनेगा, Na और Cl रहेंगे। तो इस लैटिस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? Na प्लस और Cl माइनस से हो रहा है। ठीक है, तो ये जब पास आके लैटिस बना रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो NaCl को जब तोड़ना होगा Na प्लस और Cl माइनस में, तब भी क्या करना होगा? आपको लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये टूटेगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो इस तरह से आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। अब आयनिक कंपाउंड में ये देखो कंप्लीट बहुत स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, ये मोस्टली आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, और क्या होगा? सॉलिड होंगे, मेल्टिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी इसमें, जब एक्वस मीडियम में डालोगे तो हार्ड भी होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको रटना नहीं मरना है, आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं, आपको समझना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ज्यादा है। इस फोर्स को तोड़ना है तो आपको क्या करना होगा? आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है। इस फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है। आई बात समझ में आपको? आयनिक कंपाउंड थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक और चीज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अरे ये हाँ ऐसे भी जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो A और B है हमारे पास, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी लो होगा ना, क्योंकि आप देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, मतलब इधर का एलिमेंट होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी इधर से इधर जाने पे क्या होता है? इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी इंक्रीज करता है, तो इधर वाला ही होगा। ठीक है, और बी का ये तो ए का है, और बी का क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी क्या होगा? हाई होगा। कहने का क्या मतलब है कि एक का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होगा, ठीक है, ENA है और ये ENB है, और एक का ज्यादा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में जो डिफरेंस आएगा डेल्टा EN, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आयनिक कंपाउंड के लिए डेल्टा EN की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, क्या होगा? डेल्टा EN जो आप निकालेंगे इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, हाई होगी। मतलब आयनिक कंपाउंड बनने के लिए दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस होना ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी दोनों की में जितना ज्यादा का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अगर आपको निकालना हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा EN के, होगा ना? बताइए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा EN। हालांकि इसका एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा ही देता हूं, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। बस एक मिनट, मैं आपको लिखवा रहा हूं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का फॉर्मूला। आयन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला
हालांकि ये चीज़ हम लोग केमिकल पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा देते हैं, ये जो चीज़ है ना हम लोग पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा देते हैं। हाँ, ये रहा फॉर्मूला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का, आप लोग नोट कर लीजिए। 16 इंटू साई मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, साई ए माइनस साई बी प्लस 3.5 इंटू साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें साई ए माइनस साई बी अगर लेस देन 1.7 हो तो कंपाउंड आपका कोवैलेंट होगा, ठीक है। और अगर ये साई ए माइनस साई बी ग्रेटर देन 1.7 हो तो कंपाउंड आयनिक होगा। और अगर ये आपका साई ए माइनस साई बी इक्वल टू 1.7 तो 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है ये आप लोगों के लिए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का सवाल आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो तुम लोग, मैं देखता ही नहीं हूं। मैं तो ध्यान ही नहीं देता हूँ फालतू फालतू की चीज़ों पे, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का बेसिक प्रॉपर्टीज और मीनिंग आपको समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो शुरू शुरू में हम आयनिक ही पढ़ेंगे, उसके बाद आयनिक खत्म हो जाएगा, भी आयनिक का लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप के बॉन्ड्स हैं आपके, और सबसे ज़्यादा ये वाला पेज इंपॉर्टेंट था कि आप जब भी बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी आती है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा एनर्जी निकलेगी जब भी बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड को तोड़ोगे तो उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आयनिक कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ से समझाया आपको अच्छे से। उसके बाद आयनिक बॉन्ड पे हम लोग गए, डिटेल में डिस्कस किए, ठीक है, आराम आराम से डिस्कस किए, कोई हड़बड़ी नहीं किए, ठीक है। 4 पॉइंट्स आपको लिखवाए, मेल्टिंग पॉइंट हाई सॉलिड होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी और हार्ड होगा। फिर हमने आगे बढ़ के और आपको इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के टर्म्स में दिखाया और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया। बताइए, यहां तक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए अब एक चीज बताते हैं, इससे आप कलर ऑफ कंपाउंड भी निकाल सकते हैं। कैसे? आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसमें कलर नहीं होगा। कलर कब होगा? जब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे हमारे पास है AgCl, Ag AgI, AgBr, Ag2s,
ठीक है, ये आपका वाइट कलर का होता है। फिर कुछ गलत लिखा क्या? Cl के बाद तो Br आता है ना, हाँ, तो ये होता है येलो, ये होता है कंप्लीट येलो, और ये होता है ब्लैक। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा, ये निकालिएगा, आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालिएगा। अभी आपको मैं डेटा लिखवा रहा हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इसमें पुट करके, और आप लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं निकाल के रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना आता है। तो इसमें आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप लोग कि इफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज ग्रेटर देन 20%, कंपाउंड आपका कलरलेस होगा। एंड इफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज लेस देन 20%, कंपाउंड कलर्ड होगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो भाई आयनिक कैरेक्टर बढ़ाओगे कंपाउंड कलरलेस होता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर घटाओगे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो कंपाउंड कलर्ड हो जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे हम लोग ये डेटा देखते हैं। आप निकालोगे अगर तो 80% यहाँ पे आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, यहाँ पे निकालोगे तो 24% आता है, ये 15% आता है, और ये 4% आता है। समझ गए अब क्यों कलर ऐसा ऐसा हुआ है? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, कलर का क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 80% अगर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो कलर नहीं आएगा। आयनिक कैरेक्टर जैसे जैसे कम हो रहा है, देख रहे हैं कलर आ रहा है, पेल येलो फिर ब्लैक। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइए? एनी डाउट? नो डाउट? आगे बढ़ें फिर? कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए। तो AgCl वाइट 80%, AgBr पेल येलो 24%, AgI कंप्लीट येलो, क्योंकि ये 20% से कम में आ गया, 20% से कम आया तो कलर आ गया। Ag2S बहुत ज्यादा आयनिक हो गया तो ब्लैक ही हो गया, बहुत कम आयनिक हो गया मतलब बहुत ज्यादा कोवैलेंट हो गया तो ब्लैक ही हो गया। तो ये आयनिक कंपाउंड के कुछ यूजेस थे, कुछ चीजें थी, एकदम बेसिक था। अगले क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी। आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया हो। बिल्कुल आराम से पढ़ाया हमने, एकदम स्मूथली पढ़ाया। ठीक है, कोई दिक्कत? बोल नहीं रहे हो तुम लोग? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो बोलो कि कोई डाउट नहीं है। आराम से चलेगा, 10-15 लेक्चर चलेगा केमिकल बॉन्डिंग।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर हम सेशन को यहीं पे रोक देते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी आगे की चीज़ें। ठीक है, बाकी आगे की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। फाइन, आप लोग कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। शाश्वत तिवारी, किस क्लास में हैं आप? समझ में आया आपको सब कुछ? बहुत बेसिक पढ़ाया मैंने आज, तो बहुत कम भी पढ़ाया क्योंकि पहला दिन है टॉपिक का। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं आप लोग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, जितना पढ़ा। शाश्वत किस क्लास में हैं आप? बताइए शाश्वत। शाश्वत किस क्लास में हैं आप? चलिए, उम्मीद करते हैं कोई डाउट आपका नहीं होगा, डाउट सब खत्म हो गया होगा। ट्वेल्थ में, ठीक। ओके बच्चों, तो अभी चलते हैं। दिस इज विजेंद्र कुमार। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूं मैं। केमिस्ट्री पढ़ाता हूं जेई नीट बिटसेट और कॉमेट के बच्चों को। आप अनअकैडमी प्लस से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव क्लासेस, सब सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। आईकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको, आप यहाँ पे प्लस और आईकॉनिक की अगर हम बात करें तो प्लस में आपको 12 महीने का 38,115 लगता है। कोड आपको लगाना है विजेंद्रा, यहां पर भी आपको कोड विजेंद्रा लगाना है। 12 महीने का 58,500, 24 महीने का 55,440, यहाँ पे 24 महीने का 90,000 लगता है। आप अनअकैडमी मुझे फॉलो जरूर करें, ठीक है। और यहाँ पे फाउंडेशन प्लस आईटी जेई के लिए ऑफर आया हुआ है, जहाँ पे 61,000 में आपको 2 साल का आईटी जेई का सब्सक्रिप्शन और 2 साल का फाउंडेशन का और 4 साल का आईटी जेई का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 68 पे आपको 4 साल का आईटी जेई और 4 साल का सीबीएसई का मिल रहा है। 500 लर्नर के लिए, 500 सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल है। आप ask.ben फीचर यूज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। डाउट आंसर क्लिक कीजिए, टेक ए पिक्चर पे क्लिक कीजिए, क्रॉप करके सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर दीजिए, फटाफट आंसर आ जाता है। एक फोटो में मल्टीपल डाउट्स मत डालिए। और इतने सारे बैचेज आपके लिए चल रहे हैं, इन बैचेज को ज्वाइन करके आप मचा सकते हैं। सारे ड्रॉपर बैचेज हैं। 20 तारीख से आपका 3 ड्रॉपर बैच और 27 तारीख से 2 ड्रॉपर बैच शुरू हो रहा है। आ जाइए, बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे, ठीक है। कोटा के टॉप एजुकेटर आपको इस बैच में मिलेंगे। और साथ ही साथ T20 टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कीजिए। एवरी डे 6:30 से 7 PM के बीच में हो रहा है, ठीक है। कोड यूज कीजिएगा विजेंद्र, आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर हम अनअकैडमी के रिजल्ट के बारे में बात करें तो अनअकैडमी का ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है। और यहां पर अनअकैडमी से 20, 21, 34, 75 और इतने सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट हुए हैं। और 30 तारीख को मेगा इवेंट होने वाला, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए यूजिंग द कोड विजेंद्रा। अनअकैडमी के ऐप पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। लाइफ एंड जर्नी ऑफ IITian, यहाँ पे हमारे टॉप एजुकेटर होंगे, हमारे रैंकर्स होंगे, सब मिलके आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे आपको 2022 के लिए प्रिपेयर करना है। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अभी मैं चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ठीक है। फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे और इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं।